लेट्स एसिमिलेट में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इंडियन लिटरेचर क्या लिखा पढ़ी हुई है उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो एंशिएंट लिटरेचर, मिडिवल लिटरेचर, मॉडर्न लिटरेचर क्या क्या लिखा गया है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों लिखा गया है, क्या अब तक हम उन्हें पढ़ते हैं, क्या है वो, सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आज शुरू करते हैं इंडियन लिटरेचर। तो इंडियन लिटरेचर शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि लिटरेचर होता क्या है। तो लिटरेचर शब्द जो है वो लैटिन भाषा के शब्द लिटरेचरा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है राइटिंग फॉर्म्ड विद लेटर्स। लेटर्स को जोड़ जोड़ के कुछ लिखा जाए और उसका कुछ मतलब निकलना चाहिए। तो लेटर्स को जोड़ जोड़ कर अगर कुछ लिखा जा रहा है और उसका कोई मतलब भी निकल रहा है तो वो है लिटरेचर। और इस चीज का इस्तेमाल ह्यूमन खुद को एक्सप्रेस करने के लिए करते रहे। लिटरेचर को क्लासिफाई किया जा सकता है वेरियस सिस्टम्स में। जैसे लैंग्वेज कौन सी है, तो हिंदी लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर, तमिल लिटरेचर, तेलुगु लिटरेचर। और नेशन कहाँ वो लिखा गया है, तो इंडियन लिटरेचर, पाकिस्तानी लिटरेचर, ग्रीक लिटरेचर, लैटिन लिटरेचर। हिस्टोरिकल पीरियड क्या है, मिडिवल है, एंशिएंट है या मॉडर्न है। जेनर कौन सा है, किस तरीके का है, वो फिक्शन है या फिर स्टोरी है या पोएम है, वो क्या है। सब्जेक्ट मैटर पॉलिटिकल मैटर से डील करता है कि इकोनॉमिक मैटर से डील करता है कि सोशल मैटर से डील करता है। तो अलग अलग तरह से इसे डिवाइड किया जा सकता है। ब्रॉडली इसे फिक्शन और नॉन फिक्शन में डिवाइड किया जाता है। फिक्शन वो जिसमें जो कैरेक्टर हैं उनका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, और नॉन फिक्शन वो जिस लिटरेचर के कैरेक्टर जो है उनका रियल लाइफ से लेना देना है। जैसे अगर ऑटोबायोग्राफी लिखी जा रही है, बायोग्राफी लिखी जा रही है, तो वो नॉन फिक्शन है। पोइट्रीज लिखी गई, प्रोज लिखे गए। और ब्रॉडली अगर डिवाइड किया जाए तो नॉवेल्स हैं, कहानियां, शॉर्ट स्टोरीज, ड्रामा, नोवेला। नोवेल के छोटे फॉर्म अगर लिखे जा रहे हैं, ना तो वो शॉर्ट स्टोरीज हैं ना पूरी तरीके से नोवेल हैं, नोवेला। शुरुआत में लोग बोलना नहीं जानते थे, वो सीखे तो सालों तक वो सिर्फ बोलना सीख पाए, लिखना नहीं सीख पाए, उसमें टाइम लगा। तो जब तक वो बोल पाए, तो उस वक्त वो सारी टीचिंग जो हमें आज सिखाते हैं हमारे पेरेंट्स, हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, उस वक्त भी ये शिक्षा दी जाती थी, बट ओरली दी जाती थी। सब कुछ बताया जाता था बट ओरली बताया जाता था, कान में बता दिया गया और वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता रहा। और जब लोगों ने लिखना सीखा, अलग अलग बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस डेवलप हुए, तो उन्हीं बातों को लिखा गया और वहीं से बनता है हमारा लिटरेचर। और डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये लिटरेचर आ गया, लैंग्वेज बन गई, लेकिन लिखा किस पे जाता था, पेड़ों की मोटी मोटी छाल पे, जिस पर दीमक लग जाता था और बहुत सारी प्रॉब्लम थी, ना तो उसे प्रॉपर स्टोर किया जा सकता था और उसकी प्रतिलिपियां बनाना भी कठिन था, उस पर लिखना कठिन था। तो उस वक्त लोग बहुत नहीं पढ़ पाते थे क्योंकि उतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। लेकिन पेपर रिवॉल्यूशन आता है, तो पेपर रिवॉल्यूशन आया तो एक ही किताब की बहुत सारी प्रतिलिपियां बनी, बहुत सारी कॉपीज बनी, और अलग अलग लोगों को एक टाइम पर वो अवेलेबल हो जाती थी, तो लोगों के पढ़ने का फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, ज्यादा लोग पढ़ने लगे। उसके बाद ये आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आता है, कितनी सारी सोशल साइट्स हैं, और गूगल, गूगल बाबा, जो चाहो, जो किताब चाहो, जिस वक्त चाहो, आपको अवेलेबल हो जाता है पीडीएफ फॉर्म में। आप कभी भी किसी भी कोने से बैठकर किसी भी देश की कितनी से कितनी पुरानी किताब पढ़ सकते हो। तो ये है आज का इलेक्ट्रॉनिक रिवॉल्यूशन। और इस इलेक्ट्रॉनिक रिवॉल्यूशन के कारण लोगों की रीच बढ़ी है, लोगों किताबों के पास जा सकते हैं और कोई भी किताब ज्यादा लोग पढ़ सकते हैं। तो एजुकेशन, जो लिटरेचर है आपका, मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला है डिडैक्टिक, डायरेक्टिव टेक्स्ट।
जो आपको कुछ डायरेक्शन देता है। जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो दो चीजें, एक तो हमारा सिलेबस होता है, ये देख रहे हैं सिलेबस दिखा रहे हैं आपको, तो जहां पे आपको रीजनिंग, थिंकिंग, आपके सोचने को डाइवर्ट किया जाए कि अगर आपको ऐसा हुआ, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ गई तो आपको ये काम करना है, जहां आपको इस तरीके के डायरेक्शन दिए जाएं, तो वो है डिडैक्टिक टेक्स्ट। कंडक्ट ऑफ रीडर को चेंज करने की कोशिश करी जाए कि रीडर उस चीज से कुछ सीख पाए, वो है डिडैक्टिक टेक्स्ट। ये आपको पॉलिटिकल मोरल इश्यूज के बारे में बताते हैं कि उस वक्त पर ये हुआ करता था, उस वक्त कृष्ण ने अर्जुन को ये पाठ बताया था, तो आपको ये काम करना चाहिए। जैसे डिडैक्टिक में आपको महाभारत कहते हैं, हर चीज का आपको सोल्यूशन लिखा हुआ है, तो वो आपको कुछ सिखा रहा है, तो वो है डिडैक्टिक टेक्स्ट। हितोपदेश भी इसी का ही एक लिटरेचर है। दूसरा आता है नैरेटिव टेक्स्ट। ये आपको एसेंशियल इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है कि रीडर इस तरीके से सोचे या उस तरीके से सोचे। ये टाइम पास के लिए, थोड़ा मूड चेंज करने के लिए जो कहानियां हम पढ़ते हैं वो आती हैं इसमें। स्टोरी राइटिंग टेल्स स्टोरी, तो नैरेटिव्स आपको कहानियां बताते हैं। जातका स्टोरीज आपने पढ़ी होंगी, पंचतंत्र की कहानियां पढ़ी होंगी, तो नैरेटिव्स में आते हैं जो आपको कहानियां बताते हैं। फिर आ जाता है, ये देखिए सेम चीज लिखी हुई है। तो लिटरेचर एंशियंट टाइम से किस तरीके से लिखा गया है, तो एंशियंट लिटरेचर जो है वो ज्यादातर सैक्रेड टेक्स्ट लिखे गए हैं। सैक्रेड मतलब पवित्र, जिसे कहा जाए कि आपको अगर उन्हें टच करना है तो हाथ पैर मुंह धो के तब आपको उन्हें टच करना है, तो ये चीजें होती हैं पवित्र। तो ज्यादातर जो एंशियंट लिटरेचर लिखा गया है वो पवित्र है। उन्हें जैसे वेद कहते हैं, तो वेद कहा गया है कि भगवान ने खुद लिखे हैं, तो उन्हें लोगों को फॉलो करना चाहिए। तो भगवान अगर उन्हें खुद लिख रहे हैं तो वो बहुत पवित्र हो जाते हैं। तो ऐसी चीजें जो एंशियंट इंडिया में लिखी गई हैं, उन्हें शुरू में वो सैक्रेड टेक्स्ट हैं, उसमें वेद और उपवेद आते हैं। बहुत सारे लिटरेचर ये भी है और प्राकृत लैंग्वेज में भी लिखा गया है, जो कि रियलिज्म, मोरल वैल्यूज और रिलीजियस कैनोटेशन से थोड़ा सा दूर, मतलब उस वक्त समाज में क्या हो रहा था, किस तरीके के मोरल्स लोगों को फॉलो करना सिखाए जा रहे थे, उसके बारे में भी आपको टेक्स्ट मिलते हैं। और आपको एपिक्स, स्टोरीज, लिरिकल वर्क, पोएट्री, ये सब आपको दिखने को मिलता है संस्कृत और प्राकृत भाषाओं में। तो ये सारी चीजें आती हैं एंशियंट लिटरेचर में। अब आते हैं वेद। तो एंशियंट लिटरेचर आपका शुरू हो चुका है, तो आते हैं आपके वेद। तो वेद कौन कौन से हैं, मुझे लगता है सभी जानते होंगे। यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और सबसे पहला ऋग्वेद। ऋग्वेद वेद पीरियड में, वैदिक पीरियड में लिखा गया है। इसके बाद के जो 3 वेद हैं वो लेटर वैदिक पीरियड में लिखे गए हैं। तो वेद, वर्ड वेद का मतलब है कि ये आपको बताता है नॉलेज टू कंडक्ट देयर एंटायर लाइफ। अगर आप धरती पर आए हो तो आपको यहाँ अपनी लाइफ, पूरी लाइफ में क्या करना है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो करना क्या है और उसके बियॉन्ड क्या होगा, ये सब की नॉलेज आपको वेद में मिलती है, ऐसा कहा जाता है। और इसे लिखा गया है बहुत पोएटिक स्टाइल में। अगर आप कहेंगे संस्कृत में लिखे गए हैं, पहली बात पोएटिक स्टाइल है। पुराने हम आरती वगैरह भी पढ़ते हैं तो उसमें इतनी राइम मिलती है, तो वो आप समझ सकते हैं कि उस तरीके का लिखा गया है इसे। और सिंबल्स, मिथ मतलब जिस चीज का कुछ ना हिस्ट्री पता है ना फ्यूचर पता है, कुछ नहीं पता है, हमें पता भी नहीं है कि वो है भी, था भी कि नहीं था, तो फुल ऑफ मिथ से लिखा गया है। ये है आपके वेद। तो इनिशियली कहा जाता है कि मैंने पहले ही कहा कि जो भी लिटरेचर है आपका पहले ओरली ट्रांसमिट हुआ, क्योंकि लोग लिखना नहीं जानते थे, लोगों ने लिखना सीखा तो वो लिखा जाने लगा। तो ओरली ब्राह्मण फैमिलीज इसको कैरी करती रही और बाद में इसे 1500 बीसी से 1000 बीसी के टाइम पर इसे कंपाइल किया गया है। तो हिंदू ट्रेडिशन है, बहुत ज्यादा सैक्रेड मानते हैं वेद को, और ये कहते हैं कि जो वेद हैं वो भगवान ने लिखे हैं और वो गाइड है इंसान के लिए कि उसे जीना किस तरीके से है, क्या काम किस तरीके से करना है। हमें थोड़ा सा प्राउड फील करना चाहिए कि वसुधैव कुटुंबकम,
ये जो पूरा एक विश्व को परिवार मानने की बात कही गई है वो हमारे ही वेदों में लिखी गई थी। तो 4 मेजर वेद हैं आपके, जिन्हें वैदिक शीर्ष मतलब वैदिक टाइम पे शीर्ष सेंट संत ऋषि हुआ करते थे, उन्होंने लिखा है। तो वैदिक शीर्ष ने 4 वेद लिखे हैं। तो सारे के सारे वेद जो हैं वो ज्यादातर सैक्रिफाइस आपको किस तरीके से करना है, आपको यज्ञ यजना किस तरीके से करना है, उसके बारे में लिखा हुआ है। और हर वेद के साथ ब्रह्मणा, उपनिषद, अरंक्या ये जोड़े गए हैं। जैसे कि आपकी एक किताब होती है स्कूल में पढ़ने को, आपकी एक एनसीईआरटी बुक होती है, हमें वो समझ नहीं आती है, तो हमें इंग्लिश अगर पढ़नी है तो उसके साथ एक डिक्शनरी होनी चाहिए। तो डिक्शनरी एक किताब हो गई, और हम एक गाइड बुक भी रखते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि उसका जो मतलब है उस शब्द का, सेंटेंसेस का, वो नहीं समझ आ रहा है, तो हमारे पास गाइड होती है, उसमें हिंदी में लिखा होता है। तो वेद जो है आपके बहुत कॉम्प्लेक्स भाषा में लिखे हुए हैं, तो लोग उसे समझ पाए इसलिए ब्रह्मनास, उपनिषद, अरंक्या जैसे कुछ टेक्स्ट हर वेद के साथ जोड़े गए हैं। ये क्या है हम आगे देखेंगे। तो 4 वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद पहले ही बता चुके हैं। तो ये 4 वेद हैं आपके। तो फुल्ली समझने के लिए निरुक्ता, निरुक्ता मतलब आइटमोलॉजी, आइटमोलॉजी मतलब होता है कोई शब्द है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, वो शब्द कहाँ से आया है। दूसरा छंदा, मेट्रिक्स इन संस्कृत ग्रामर, उस चीज का संस्कृत ग्रामर से क्या रिलेशन है, किस तरीके से उसमें ग्रामर यूज हो रही है, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा क्या है। एस्ट्रोनॉमी, ज्योतिष शास्त्र भी उसी में इंक्लूडेड है, और व्याकरण, ग्रामर, दैट्स इट। तो ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। ऋग्वेद ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग वेद है ये, और ये 1028 हाइम्स, 1028 श्लोक समझ सकते हो कुछ वैसा, तो हाइम्स लिखे हुए हैं इसमें। और बहुत मोटी, एक ही किताब नहीं है, कई सारी किताबें हैं ये। तो फर्स्ट एक्सटेंसिव कॉम्पोजिशन इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में सबसे पहले सबसे एक्सटेंसिव तरीके से लिखा गया कोई टेक्स्ट अगर है तो वो है ऋग्वेद। इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस के बारे में हम लैंग्वेज सेक्शन में पढ़ेंगे। इंडिया की ज्यादातर भाषाएं इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के सेक्शन में ही आती हैं, और एटलीस्ट इंग्लिश भी इसी सेक्शन में आती है, तो वो हम सब इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन में देखेंगे। तो हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि 1200 से 900 बीसी के टाइम पर इसे कंपाइल किया गया है, और जो ये वेद है, ऋग्वेद है, ये 10 अलग अलग किताबों में बटा हुआ है, जिन किताबों को अलग अलग समय पर लिखा गया है। और बहुत सारे सूक्त और हाइम्स जो कि सैक्रिफाइसल पर्पस, आपको यज्ञ किस तरीके से करना है, किसी पर्पस के लिए यज्ञ करना है तो किस तरीके से करना है, किसी दूसरे पर्पस के लिए करना है तो कैसे करना है, उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है। तो ये सैक्रिफाइशियल वेदा भी इसे कहा जा सकता है। थाइम्स मतलब कौन कौन सी चीजों के बारे में लिखा हुआ है, थीम क्या, कौन कौन सी चीजों के बारे में इस वेद में लिखा हुआ है। तो लाइफ, डेथ, क्रिएशन, सैक्रिफाइस और गॉडली प्लेजर, भगवान से आपको कुछ मतलब प्लेजर चाहिए उनका, तो वो आपको किस तरीके से करना है उसके बारे में लिखा हुआ है। ये भगवान इंद्र को डेडिकेटेड है, मतलब ज्यादातर इसमें हाइम्स जो है वो भगवान इंद्र के लिए लिखे गए हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश का यहाँ पर ज्यादा जिक्र नहीं है। तो पहले जो भगवान है जिनके बारे में सबसे ज्यादा लिखा हुआ है वो है इंद्र भगवान, उसके बाद अग्नि गॉड ऑफ फायर, वरुण गॉड ऑफ वाटर, रुद्र गॉड ऑफ विंड, और आदित्य सन गॉड, वायु एयर गॉड, और अश्विनी, इनके बारे में ऋग्वेद में लिखा हुआ है। और इसके अलावा कुछ हाइम्स जो हैं वो फीमेल गॉडेसेस के लिए भी हैं, जैसे उषा गॉडेस ऑफ डॉन, शाम, और पृथ्वी गॉडेस ऑफ अर्थ, और वक गॉडेस ऑफ स्पीच। ये फिर आता है अथर्ववेद, जिसे ब्रह्मवेद कहा जाता है और अथर्व अंगिरा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अथर्व अंगिरा ने इसे लिखा था, ऐसा मानते हैं। तो मोस्टली जो है ये पीस और प्रॉस्पेरिटी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी
ये पूरी सोसाइटी में किस तरीके से शांति और किस तरीके से डेवलपमेंट होगा उससे डील करता है, और इंसान की जिंदगी में जितने भी पड़ाव आते हैं उन सब से डील करता है, और फोकस करता है एलिमेंट पर। एलिमेंट मतलब खेले वेद में 99 चीज उस वक्त पर रिकॉग्नाइज कर ली गई थी। उनका इलाज किस तरीके से करना है, हाँ वो थोड़ा सा ओल्ड था कि आपको जादू टोना और यज्ञ वगैरह उनसे रिलेटेड था, बट हाँ उस वक्त तक 99 डिसीज के बारे में लिखा जा चुका था। तो ज्यादातर जो टेक्स्ट है वो डील करता है ब्लैक और व्हाइट मैजिक पे। ब्लैक मैजिक किसी को डिसीज करना है आपको, और व्हाइट मैजिक किसी को ठीक करना है आपको, तो उन सारी चीजों से ये डील करता है। स्पेकुलेशन है, इसमें दिया हुआ है कि यूनिवर्स किस तरीके से बदलेगा और कौन कौन से इश्यूज डेली लाइफ में अगर होंगे हाउस होल्डर की लाइफ में तो उन्हें किस तरीके से डील किया जाना है। तो ये सारी चीजें आपको अथर्ववेद में मिलती हैं, और यही है वो जहां से लोगों ने डॉक्टर बनना शुरू किया था, तो आप कहेंगे मुन्ना भाई MBBS। तो यजुर्वेद, यजुर्वेद इसे रिचुअल वेदा कहा जाता है। नाम यजुर, यजुर मतलब होता है सेक्रीफाइस। ज्यादातर वेद जो है वो सेक्रीफाइस से डील करते हैं, पर उनका सब्जेक्ट मैटर थोड़ा अलग अलग है। तो ये जो है वो कंसंट्रेट करता है रिट्स पर, मतलब आपको कोई अनुष्ठान करना है, कुछ कोई काम करना है, आपको कोई पूजा करवानी है, तो मंत्र किस तरीके से बोले जाएंगे, कौन से मंत्र किस वक्त बोले जाएंगे, उसके बारे में ये ज्यादा लिखता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्रीफाइसेस के बारे में इसमें लिखा हुआ है, और मेजर रिसेंशन 2 किताबें लिखी गई हैं इसमें। तो पहला है शुक्ल पक्ष, मतलब सफेद, व्हाइट मैजिक अगर आपको किस तरीके से करना है तो उसके लिए एक संहिता है, वजसनेयी संहिता ये किताब है जो लिखी गई है, यजुर्वेद के अंडर आती है ये। और कृष्ण संहिता मतलब आपको ब्लैक मैजिक करना है तो तैतरीय संहिता आती है, तो ये भी लिखी गई है। तो सामवेद बुक ऑफ चैंट्स, यहाँ पर म्यूजिक से रिलेटेड ये जो वेद है वो म्यूजिक से डील करता है, और मेलोडीज सॉन्ग्स काफी सारे लिखे हुए हैं इसमें, और 1875 हाइम्स इसमें लिखे हुए हैं, जिसमें से कहा जाता है कि 75 इसके ओरिजिनल हैं, और जो सारे हैं वो ऋग्वेद की शकला ब्रांच से लिए गए हैं। बहुत सारी किताबें हैं ऋग्वेद में, मैंने बताया 10 हैं, तो वो उसमें भी तो वहां से लिए गए हैं ना। तो और 16,000 राग, म्यूजिकल नोट्स, और राग और रागिनी कहा जाता है, उनके बारे में इसमें मेंशन है। और ये दिखाता है कि इंडियन म्यूजिक का डेवलपमेंट वैदिक पीरियड से होना शुरू हो गया था। तो लोगों ने ढिंचैक पूजा की तरह गाने गाने शुरू कर दिए। तो ब्राह्मण आ जाते हैं, तो आपके वेद खत्म हो गए हैं। अब वेद के साथ अटैच कई सारे टेक्स्ट हमने देखे थे, तो वो क्या क्या हैं और किस किस चीज से डील करते हैं। तो हर वेद के साथ एक ब्रह्मणा अटैच्ड है, जो फैक्ट, फिलॉसफी और वैदिक रिचुअल जो आपके वेद में लिखा हुआ है। लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लेक्स है जिसे लोग नहीं समझ पाएंगे, तो प्रॉपर समझ पाए इसलिए इसे एक्सप्लेन करके लिखा गया है। तो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं प्रॉपरली रिचुअल को कंडक्ट किस तरीके से कराना है। जो चीज आपकी वेद में लिखी हुई है वही यहाँ पर लिखी हुई है, बस थोड़ा सा उसे और साधारण भाषा में लिखा गया है। इसमें साइंस ऑफ सेक्रीफाइस के बारे में और कंपाइल किया गया 900 से 700 BC के टाइम पर इन्हें लिखा गया है। किताब पढ़नी है, जो हम फिजिक्स ये सब पढ़ा करते थे तो इनके साथ लेते थे हम अपने एक्स्ट्रा गाइड्स, तो वही है ब्रह्मणा। तो ऋग्वेद के साथ 2 ब्रह्मणा अटैच हैं, ऐतरेय ब्रह्मणा और कौशिताकी ब्रह्मणा। और सामवेद के साथ तंडया ब्रह्मणा और सद्विमशा ब्रह्मणा। यजुर्वेद के साथ तैतरेय ब्रह्मणा और सतपथा ब्रह्मणा। और अथर्ववेद के साथ गौपथा ब्रह्मणा, जैमिनिया ब्रह्मणा और पंचविश ब्रह्मणा, ये किताबें अटैच्ड हैं। आता है अरंक्या, ये रिचुअल वेदा है। रिचुअल कोई भी रिचुअल आपको किस तरीके से करना है, रिचुअलिस्टिक इंफॉर्मेशन देता है। बर्थ और साइकिल, डेथ साइकिल है तो क्या हो रहा है, और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सोल, आत्मा क्या है एंड ऑल, इस तरीके की चीजें आपको अरंक्या या फिर रिचुअल वेदा में मिलती हैं। अरंक्या वेद नहीं है ये, सॉरी, अरंक्या से। अरंक्या तो ये रिचुअल्स के बारे में मेंशन करता है और रिचुअलिस्टिक इंफॉर्मेशन देता है आपको, बर्थ,
और डेथ साइकिल होती है, किस तरीके से होती है, और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सोल, आत्मा क्या है एंड ऑल। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको अरंग्या से मिलती है। उपनिषद, वेदांतिक नॉलेज मिलती है आपको यहाँ से। उपनिषद शब्द का मतलब क्या है? उप, उ मतलब एट, पा फुट, और नी डाउन, एंड एस अद मतलब टू सिट। इसका मतलब उपनिषद शब्द का मतलब होता है सिट नियर द टीचर। गुरु शिष्य की परंपरा जो चली आ रही है, टीचर बैठता था और साथ में बच्चे बैठते थे, तो वो जो ट्रांसमिशन होता था नॉलेज का, वो चीजें उपनिषद में लिखी गई हैं। तो गुरु और शिष्य के बीच जो ट्रांसमिशन हो रहा है, जब शिष्य गुरु के पास बैठेगा तो वो जब बताएगा, तो वो लिखा गया है उपनिषद में। तो 200 से ज्यादा नॉन उपनिषद हैं, बहुत सारे लिखे गए हैं, और सेट ऑफ 108 उपनिषद जो हैं उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। हिंदू की जो रोजरी माला होती है उसमें भी 108 मोती होते हैं, तो उसे मूलिका कैनन कहा जाता है हिंदू रोजरी। ट्रुथ, ह्यूमन लाइफ क्या है, और ह्यूमन साल्वेशन किस तरीके से मिलना है, ये सारी चीजें पहले टीचिंग में यही बताया जाता है। प्रॉब्लम हो जाती है, फिलोसफिकल प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसे फेस कैसे करना है। जैसे अगर ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ है, ओरिजिन ऑफ मैनकाइंड कैसे हुआ है, लाइफ और डेथ साइकिल क्या है, मटेरियल और स्पिरिचुअल क्वेश्चन अगर होते हैं इंसान को, तो वो क्या होते हैं और इन्हें किस तरीके से सॉल्व करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिलती है। रामायण, तो रामायण क्या है? बहुत फेमस है, और इसे लिखा किसने था? सेज वाल्मीकि ने लिखा था, और रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। आदि मतलब होता है सबसे पहला, और काव्य मतलब ये कविता के फॉर्म में लिखा गया है। तो रामायण जो है वो आदि काव्य है, और इसे लिखने वाले कवि जो हैं वो भी पहले कवि थे, तो उन्हें आदि कवि कहा जाता है। तो वाल्मीकि जो है वो आदि कवि हैं। रामायण सीरियल आपने देखा होगा, लॉकडाउन के टाइम पर दूरदर्शन ने बहुत दिखाया है। 4 फोल्ड ऑफ ऑब्जेक्टिव बताता है रामायण आपको, कि आपको यहाँ पर आए हो तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला है धर्म का पालन करना है आपको, तो एक धर्म होता है हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म या कोई और धर्म, और एक धर्म होता है जैसे अग्नि का धर्म है जलना, तो स्टूडेंट का धर्म है पढ़ना, तो वो भी धर्म होता है। तो राइट, ये सही पाथ क्या है। और दूसरा है अर्थ, अर्थ मॉनेटरी अचीवमेंट, पैसे भी कमाने हैं आपको। और तीसरा आ जाता है काम, वर्ल्डली डिजायर, इसमें फुलफिल करने हैं आपको। तो उसके बाद आता है मोक्ष, तो मोक्ष आपको लिबरेशन किस तरीके से मिलेगा, किस तरीके से आपको यहाँ से मुक्ति मिलेगी। है महाभारत, तो दूसरा इंपॉर्टेंट जो टेक्स्ट है वो है महाभारत, जिसे वेदव्यास ने लिखा है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है, और इनिशियली इसमें 8800 वर्ष हुआ करते थे, और जिन्हें जया कहा जाता था। जया मतलब होता है स्टोरी ऑफ विक्ट्री। तो टाइम के साथ ये जो वर्स हैं, इसमें जो श्लोक हैं, स्लोगन्स हैं, जो भी लिखा हुआ है वो बढ़े, लोगों ने और ऐड करते चले गए, और ऐड करते चले गए, तो टाइम के साथ 24,000 हो गए, और इसे फिर भारत कहा गया। भारत मतलब जो वैदिक टाइम पर जो लोग वहां रहा करते थे उन्हें भारत कहा जाता था, वैदिक ट्राइब, तो वो भारत है, तो उसके कारण इन्हें भारत कहा गया। फिर करेंटली अगर देखा जाए तो करीब 1 लाख वर्ष महाभारत में लिखे हुए हैं, और अब ये 10 पर्व में डिवाइडेड है, 10 पार्ट हैं बहुत मोटे मोटे से, और इन्हें अब इतिहास पुराना कहा जाता है, और अब ये एक मिथिकल हिस्ट्री का फॉर्म ले चुके हैं। महाभारत एक डिडेक्टिक टेक्स्ट है। डिडेक्टिक टेक्स्ट क्या होता है हम पढ़ चुके हैं पहले ही। तो क्या इंपॉर्टेंट है कि भगवत गीता में लॉर्ड कृष्णा ने बताया है कि ड्यूटी ऑफ मैन क्या होंगी, वॉरियर क्या होंगी, और प्रिंस। आप इंसान हो नॉर्मल तो आपको किस तरीके से काम करना है, वॉरियर हो तो आपको क्या करना है, प्रिंस हो तो क्या करना है। और यहाँ पर बताया जाता है कि आपको निष्काम कर्म करना है, आपको कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी है। जो आपको ड्यूटी दी गई है वो आपको ड्यूटी सेल्फलेस तरीके से करनी है, ये आ जाता है। और स्टोरी आपको सबको पता ही है। तो अब आते हैं पुराण। तो पुराण जो है, पुराण मतलब होता है रिन्यू द ओल्ड, पुराना को नया किया जाए। तो यहाँ पर एंशियंट इंडियन माइथोलॉजिकल टेक्स्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है आपको।
तो ये नैरेटिव टेक्स्ट है। नैरेटिव मतलब हमने पढ़े थे यहाँ पर कहानियां होती हैं। तो कहानियां क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में, प्रिजर्वेरेंस के बारे में, डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स के बारे में, या फिर और भी कई सारी कहानियां हैं। तो यहाँ पर स्टोरी ऑफ किंग होंगी, हीरोज होंगी, सेजेस होंगी, डेमिगॉड, छोटे मोटे जो भगवान हैं। बट इट्स फोकस ऑन डिवाइन हिंदू त्रिमूर्ति। ये त्रिमूर्ति पर फोकस करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। पुराण, विष्णु पुराण आप सभी ने देखा होगा, बहुत दिखाया गया है। तो 18 मेजर पुराण हैं जिन्हें महापुराणा कहा जाता है, और ये हर एक पुराण एक पर्टिकुलर डीटीए के लिए समर्पित है। तो भगवत पुराण है, ब्रह्म पुराण है, वायु, अग्नि और गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, विष्णु और मत्स्य पुराण, ये कई सारे पुराण हैं। और रहा है तो आप सराउंडिंग को देखकर ही लिखते हो। कोई भी स्टोरी आप लिखते हो तो आपको कहीं ना कहीं से वो स्टोरी दिखती है रियल लाइफ में, तब उसे लिख पाते हो। तो ये टेक्स्ट आपको उस वक्त की सोशल, कल्चरल और रिलीजियस लाइफ पोस्ट वैदिक टाइम पर किस तरीके की थी, उस वक्त कैसी ज्योग्राफी थी, क्या हिस्ट्री थी, और डायनेस्टिक जीनोलॉजी मतलब कौन सा राजा किसके बाद आ रहा है, ये सारी चीजों की इंफॉर्मेशन आपको ये पुराण देते हैं। वेद जो है आपके हर कोई नहीं समझ सकता, तो कॉमन लोग वेद में जो ज्ञान दिया हुआ है उसे समझ पाए, तो इन्हें वर्नेक्युलर लैंग्वेजेस, जो हमारी बोलचाल की भाषा होती है अलग अलग, उनमें भी लिखा गया है। और इसको जो ये पुराण है इसमें पैराबल और फेबल्स लिखे हुए हैं। तो पैराबल और फेबल्स देखते हैं ये क्या होता है। जो पुराण वेद के मैसेजेस हैं उन्हीं को एक्सप्लेन करने के लिए इन्हें लिखा गया है। तो पैराबल क्या होते हैं, ये शॉर्ट स्टोरीज होते हैं, पोएम्स होते हैं। तो इनका सब्जेक्ट मैटर क्या है, ये स्पिरिचुअल हो सकते हैं, मोरल और रिलीजियस लेसन दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज पैराबल की ये है कि यहाँ पर जो भी फिक्शनल कैरेक्टर होगा वो ह्यूमन होगा, इंसान है तो इंसान के बारे में लिखा जाएगा। रामू, सामू, तो वो सब इंसान ही होंगे। फेबल्स में थोड़ा सा अलग है कि ये भी शॉर्ट स्टोरीज होते हैं, ये भी मोरल वैल्यूज के बारे में बताते हैं आपको, लेकिन यहाँ पर एनिमल्स को फीचर किया जाता है इंसान की तरह। मिथिकल क्रिएचर, प्लांट्स, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग थिंग्स, इन सारी चीजों को इंसान की तरह, मतलब लोमड़ी चालाक और बंदर समझदार, तो ये सारी चीजें इंसानों में होती हैं। तो जब जानवरों को इंसानों की क्वालिटी दे करके कहानियां लिखी जाती हैं तो वो हैं आपके फेबल्स। पंचतंत्र, लाइब्रेरी में ज्यादातर मैं पंचतंत्र की कहानियां पढ़ने ही जाती थी। तो पंचतंत्र की कहानियां, तो ये आपके फेबल्स हैं। यहाँ पर जानवरों को इंसानों की क्वालिटीज दी जाती हैं। पंचतंत्र जो है वो विष्णु शर्मा ने लिखे हुए हैं। ये भी एक तरीके का डिडेक्टिक फेबल है जहां पर बहुत सारी छोटी छोटी स्टोरी लिखी जाती हैं, और आखिरी में होता है कि इस कहानी का सारांश ये है, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। तो ये भी डिडेक्टिक टेक्स्ट हैं जो हमें कुछ सिखाते हैं। हितोपदेश जो कि नारायण पंडित ने लिखे हैं, ये भी एक तरीके के फेबल्स हैं। फिर आ जाते हैं उप पुराण। जो पुराण हुए थे आपके कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो गए थे, लोगों ने उन्हें बहुत ज्यादा पढ़ना शुरू कर दिया था। तो जिस चीज की मांग होती है तो उसका कुछ ना कुछ आता है, तो लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, इसलिए पुराण के बाद उप पुराण या फिर माइनर पुराण लिखे गए। तो 19 माइनर पुराण लिखे गए हैं जो कि मेनली 5 मेजर सब्जेक्ट से डील करते हैं। संस्कृत लेक्सिकोग्राफर हुए हैं अमर सिंह महागुप्ता पीरियड में। लेक्सिकोग्राफर वो होते हैं जो डिक्शनरी लिखते हैं। तो इन्होंने डिफाइन किए हैं कि जो आपके उप पुराण हैं वो 5 मेजर सब्जेक्ट से डील करते हैं। तो पहला है सर्गा, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स किस तरीके से हुआ। दूसरा है प्रतिसर्गा, पीरियोडिक साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड रिक्रिएशन, किस तरीके से कुछ चीजें बन रही हैं और किस तरीके से कुछ चीजें बिगड़ रही हैं। तीसरा आता है मनवंतरा, पीरियड ऑफ मनुज लाइफ। मनु मतलब है कि जो पहला इंसान बना था वो उसकी लाइफ किस तरीके से हुई थी, क्या उसने किया था,
वो ये आपको इंसान की लाइफ के बारे में डायरेक्शन देते हैं कि उसने इस तरीके से जिया और आपको भी ऐसे कुछ करना चाहिए। फिर आता है वमसा। वमसा मतलब चंद्र और सूर्य, जीनोलॉजी यहाँ पर बताते हैं कि सोलर सिस्टम किस तरीके से है, कैसे सन का मूवमेंट हो रहा है एंड ऑल। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती है। लास्ट आता है वंशानुचरिता, ये डायनेस्टिक हिस्ट्री ऑफ किंग्स, किस राजा के बाद कौन सा आया, फिर उसके बाद कौन सा आया, ये आपको बताते हैं उप पुराण। अब आता है क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर। तो आपका जो टेक्स्ट है, लिटरेचर है इंडिया का एंशियंट, वो दो कैटेगरी में बांटा जाता है। पहला है वैदिक टेक्स्ट, वेद आते हैं और उसके साथ जो किताबें हैं अरंक्या ब्रह्मणा एंड ऑल वो आते हैं। और दूसरा है क्लासिकल, तो उसमें महाभारत और रामायण आता है। क्लासिकल मतलब होता है जिसका कोई तोड़ नहीं है। डांस बहुत सारे होते हैं लेकिन क्लासिकल डांस की जो बात है वो किसी और डांस में नहीं मिलेगी आपको, तो जिसका कोई तोड़ नहीं है, जो परफेक्ट है पूरी तरीके से। तो क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर में क्या क्या आता है? संस्कृत काव्य आते हैं, एपिक पोइट्री, नाटक आते हैं, क्लासिकल ड्रामा, अदर ट्रिटाइज मतलब और भी किताबें लिखी गई हैं जैसे मेडिसिन, स्टेट क्राफ्ट, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स। इन सब के बारे में हम साइंस वाले सेक्शन में पढ़ चुके हैं। तो ये सारी किताबें आती हैं और इसके साथ रूल्स ऑफ ग्रामर। संस्कृत में लिखा गया है तो उसमें लिखने के लिए कुछ रूल्स होंगे, तो संस्कृत की ग्रामर आपको याद कर लेना चाहिए कि पन्नी ने लिखी थी, उनकी किताब का नाम था अष्टदेयी। तो अष्टदायी में लिखा हुआ है संस्कृत के किस तरीके से रूल हैं जिन्हें हम अभी भी यूज करते हैं। कौन से राइटर्स हुए हैं संस्कृत क्लासिकल लिटरेचर में जिन्हें काउंट किया जाता है? तो पहले आते हैं कालिदास। तो इन्होंने लिखी पहली किताब मालविका अग्निमित्रा, जो कि डील करता है क्वीन की जो थी, एक दासी थी, मालविका नाम था उनका, और अग्निमित्र सन थे पुष्यमित्र शुंग के, उनके बीच की लव स्टोरी क्या थी उसे लिखा है मालविका अग्निमित्रा में। दूसरी किताब इन्होंने लिखी है विक्रमा और वशिया, तो इसमें विक्रम और उर्वशी के बीच की लव स्टोरी लिखी हुई है। और तीसरी है अभिज्ञाना शकुंतला। अब आते हैं सूत्र का। इन्होंने लिखी है किताब मृच्छकटिका, लिटिल कार्ट क्ले, क्ले कार्ट, जो कि लव अफेयर है यंग ब्राह्मण चारुदत्त का, वेल्दी कोर्टसन, कोर्टसन प्रोस्टिट्यूट, तो उससे इन्हें प्यार हो जाता है, तो उनकी कहानी के बारे में इसमें लिखा हुआ है। फिर आ जाता है भावभूति। इन्होंने लिखी हुई है उत्तर रामचरितम, उत्तर रामचरितम। इसमें भगवान राम की लेटर लाइफ हम पढ़ते हैं कि वो अयोध्या आ जाते हैं और उसके बाद सब खुशी खुशी हो जाता है, उसके बाद क्या होता है ये इसमें लिखा हुआ है। इसे 700 एडी के टाइम पर लिखा गया। फिर आ जाते हैं वैशाख दत्त। इन्होंने लिखी है मुद्रा राक्षस, जो कि पॉलिटिकल ड्रामा है और ये बताता है आपको कि चंद्रगुप्त मौर्य किस तरीके से पावर में आए और उन्होंने ऐसा करने के लिए कौन कौन से षड्यंत्र रचे। तो ये आपको वैशाख दत्त में देखने को मिलता है। दूसरी किताब इन्होंने लिखी है देवी चंद्रगुप्तम। फिर आते हैं भाषा। इन्होंने लिखी है स्वप्न वाशव दत्ता। वाशव दत्त को सपने में कुछ आया था, तो वो दूसरी किताब इन्होंने लिखी है उरुभंगा, जो कि दुर्योधन की कहानी लिखी है कि भीम की फाइट हुई, उसकी आखिरी में जो फाइट होती है उसके बाद क्या हुआ था वो उरुभंगा में लिखा है भाषा ने। फिर आते हैं हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन ने क्या लिखा है? रत्नावली लिखी है, जो कि लव स्टोरी है। प्रिंसेस रत्नावली थी, डॉटर किसकी थी? सेलिन। सेलिन पिछला नाम है, श्रीलंका को सेलिन कहा जाता था, तो वहां के राजा उदयन, वहां के राजा उदयन की बेटी थी ये। और रत्नावली में पहली बार मेंशन होता है कि यहाँ पर होली का सेलिब्रेशन हुआ करता था। दूसरी किताब है नागनंदा। तो प्रिंस हुए हैं जिमुता वहना। इन्होंने एक सांप की लाइफ बचाने के लिए खुद का सेक्रीफाइस करते हैं ये, तो वो क्या था वो यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर है तीसरी किताब प्रियदर्शिका। तो प्रियदर्शिका किस तरीके से उदयन और प्रियदर्शिका दोनों का यूनियन किस तरीके से हुआ, किस तरीके से इनकी शादी हुई। जो प्रियदर्शिका है वो डॉटर थी दिधावर्मन की, राजा हुआ करते थे। तो यहाँ पर आपका टेक्स्ट खत्म हो जाता है और अब बारी आती है संस्कृत में पोएम्स, कौन कौन सी कविताएं लिखी गई हैं। तो फोकस रहता है कविता में स्टाइल और फिगर ऑफ स्पीच पर।
देखा होगा किस तरीके से कितना बड़ा बड़ा काव्य लिखा होता है और पूरा सारे के सारे शब्द आखिरी वाले जो होते हैं सब राइम पकड़ते हैं। तो वो इतने अच्छे से लिखा गया है। तो स्टाइल किस तरीके से लिखा जाना है उस पर ज्यादा फोकस रहता था। तो कालिदास ने लिखी है कुमार संभवा, ये बर्थ ऑफ कुमार के बारे में कहानी है। और रघुवंशा, डायनेस्टी ऑफ रघु, रघु की डायनेस्टी हुई है, रघु किंग हुआ करते थे। तो उनके बाद कौन कौन से किंग आए हैं क्या था तो वो लिखा हुआ है। और फिर तीसरा है इनका मेघदत्त, तो ये मैसेंजर, क्लाउड मैसेंजर के बारे में लिखा हुआ है। और ऋतु संहारा, मिडले। तो हरिसेना गुप्ता पीरियड में लिखा करते थे। इन्होंने प्रशस्ति लिखी है समुद्रगुप्त पे। और प्रशस्ति मतलब होता है जो राजा हुआ करता है उसे अपने बारे में अच्छा सुनने की आदत होती है, क्योंकि उसके पास पावर है। आप बुरा बोलोगे तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो जो पोएट हुआ करते थे, कोर्ट पोएट हुआ करते थे, वो राजा के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखा करते थे। तो जो अच्छी अच्छी बातें लिखने वाला जो सेक्शन है उसे प्रशस्ति कहा जाता है। तो गुप्ताज ने इंस्क्राइब किया है, मतलब ये जो प्रशस्ति हरिसेना ने लिखी है कुछ ज्यादा ही अच्छी लिखी थी। और इसलिए इलाहाबाद के पिलर में, इलाहाबाद में पिलर है, वहां पर आपको गुप्त हरिसेना की लिखी हुई जो प्रशस्ति है उसके बारे में मेंशन मिलता है कि उन्होंने ऐसा कुछ लिखा था। जयदेवा, जयदेवा ने लिखी है गीता गोविंदा, 12वीं शताब्दी में लिखी गई है। और लॉर्ड कृष्णा की लाइफ के बारे में इसमें मेंशन भी आए 550 एडी के टाइम पर। और इन्होंने लिखी है कीरत अर्जुन्यम, और इसमें कीरत और अर्जुन के बारे में कहानी है। फिर आते हैं माघ, ये 65 से 700 एडी के टाइम पर लिखी गई है। और शिशुपाल, शिशुपाल वधा, शिशुपाल वधा लिखी है इन्होंने कि किस तरीके से शिशुपाल का वध हुआ। आपने टेक्स्ट देख लिए, आपने पोएम्स देख लिए, उसके अलावा संस्कृत में क्या लिखा हुआ है 500 से 200 बीसी के टाइम पर, ये एंशियंट टाइम पर आएगा। तो धर्म सूत्रास लिखे हुए हैं। हिंदू किंगडम जो हुआ करते थे सारे, उनके पास यही एक किताब थी। कहने का मतलब जो पूरा रूल्स थे कि इसमें कोई प्रॉपर्टी है तो उसको एक्वायर आप किस तरीके से कर सकते हो, सोल्ड करना है तो आप कैसे करोगे, ट्रांसफर करना है तो कैसे करोगे, आपने कोई ऑफेंस किया है, छोटी मोटी चोरी से मर्डर तक लेकर के सारे ऑफेंसेस में कौन सा पनिशमेंट दिया जाएगा, इन सब के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन आपको धर्म सूत्रास में मिलता है। नेक्स्ट का मनुस्मृति, लॉ ऑफ मनु कहा जाता है। तो इसे एंसेस्टर ऑफ मैनकाइंड कहा जाता है, मतलब इंसानों को क्या काम किस तरीके से करना चाहिए, इंसान का रोल क्या है, वुमेन का रोल सोसाइटी में क्या है, तो वो सारा कुछ इसमें मेंशन है। और ये 200 बीसी से 200 एडी के टाइम पर लिखी गई है। तीसरी किताब आती है मौर्य पीरियड में लिखी गई कौटिल्य का अर्थशास्त्र, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपको इकोनॉमी और सोशल कंडीशन कैसे इंप्रूव करनी है और भी बहुत सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलती हैं। कौटिल्य जिसे विष्णुगुप्ता या फिर चाणक्य, चाणक्य नीति, तो ये सारी चीज इन्हीं के नाम है। ये लर्नेड स्कॉलर हुआ करते थे, बहुत इनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में। चौथी किताब आती है कुशाना पीरियड में लिखी गई है अश्वघोषा के द्वारा बुद्ध चरितम, तो ये बायोग्राफी है बुद्ध की। फिर आते हैं साइंटिफिक टेक्स्ट भी लिखे गए हैं कई सारे, तो वो क्या है, चरक ने लिखी चरक संहिता, बुक ऑफ मेडिसिन। सुश्रुता ने लिखी सुश्रुता संहिता, बुक ऑन सर्जरी। और माधव ने लिखी माधव निदाना, बुक ऑन पैथोलॉजी। और वरह मिहिरा ने लिखी पंच सिद्धांतिका जो कि एस्ट्रोलॉजी से डील करती है। बृहत संहिता लिखी गई, वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट से डील करती है, जैसे जियोलॉजी, एग्रीकल्चर एटसेट्रा। इन सारी बुक्स के बारे में आपको साइंस सेक्शन में आसानी से देखने को मिल जाएगा। आर्यभट्ट ने लिखी आर्यभट्टिया, ये एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स से डील करती है। और लगधाचार्य, लगधाचार्य ने लिखी एस्ट्रोलॉजी के बारे में किताब, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पिंगला ने लिखी बुक ऑन मैथमेटिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। और भास्कर ने लिखी सिद्धांता शिरोमणि। अब आ जाता है मिडिवल पीरियड। मिडिवल पीरियड में राजस्थान और कश्मीर में जो टेक्स्ट लिखा गया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, तो कल्हन, कश्मीर में कल्हन राइटर का नाम है, इन्होंने लिखी है राजतरंगिनी। और इनके जो टेक्स्ट है राजतरंगिनी, इसका एक अलग सी इंपॉर्टेंस ये है
कि इन्होंने कश्मीर के राजा जो हुए हैं उनके बारे में डिटेल अकाउंट लिखा है, लेकिन ये प्रशस्ति नहीं है। इन्होंने उनके अच्छे क्या थे और उनके बुरे क्या थे, हर चीज के बारे में डिटेल में लिखा है। तो ये एक टेक्स्ट है जिसे रेफर किया जा सकता है कि वो किस तरीके के फिर आते हैं सोमदेव। सोमदेव ने लिखी है कथा सरित सारक, ये एक पोएटिक वर्क है। और श्री हर्षा ने लिखी है नैषधि चरितम, नैषधि चरितम लिखी है।